वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2015 का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। यह है जो 21 फरवरी 2016 को एग्ज़ाम हुआ था इसका। और ये हिंदी परिज्ञान और लेखन प्रतियोगिता भार 1 है। हिंदी का ये सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम चुनना है जो विकल्प दिए गए हुए हैं। तो कर्कश का विलोम होता है मधुर, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। कठोर, विवेकी, विनम्र ये हैं जो इसके विलोम नहीं हैं। तो कर्कश का विलोम हो जाता है मधुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है जो क्वेश्चन नंबर 2 से 3 है, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो एक वाक्यांश वाला है, तो उसमें जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे कहते हैं इंद्रजीत। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो उच्च कुल में जो पैदा व्यक्ति होता है उसे कुलीन कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें इच्छावाचक वाक्य है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो उसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है ऐसे, और विस्मयवाचक में ऐसे लगा होता है। और निषेधवाचक वो होते हैं जो जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है, नहीं ये सब होता है, वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, ये यूपीएसआई में भी आया था, और भी यूपी के जो भी एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी आती है उनमें ये पूछा गया 2-3 बार तक। ये इम्पॉर्टेंट है। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। श्री गणेश मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, इतिश्री मतलब समाप्त करने पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो उसमें देखना है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सुमन है जो फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। तनुजा है जो फूल का पर्यायवाची नहीं होता, तनुजा है जो पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा है जो पुत्री का पर्यायवाची होता है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज है जो श्रृंगार रस को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, और इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मन रे कागद की पुतला, लागे बूंद बिनस चाय छिन में, गरब करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में है जो शांत रस है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, शांत रस है। इस वाले जो वाक्य पंक्तियां हैं इनका शांत रस हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस छंद में 4 चरण क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है। तो जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो चौपाई कहलाती है, उसे चौपाई छंद कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौपाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो इसमें पर्यायवाची पूछा है कल्प वृक्ष का। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, कल्पतरु भी होता है, और ये सभी। तो ये तीनों हो गए, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी है वो संस्कृत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, हिंदी का जन्म है जो संस्कृत से हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है,
14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को है जो हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा की मान्यता दी गई थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। जो ये रेखांकित है अध्ययन, इसको शुद्ध वर्तनी है जो इसमें देखनी कौन है। तो ये अध्ययन ये भी गलत हो जाता है, अध्ययन भी नहीं होता है, अध्ययन भी नहीं होता, अध्ययन होता है। इसमें 2 या होती हैं और आधी धा होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द है जो संज्ञा भी नहीं होती, सर्वनाम भी नहीं होता है और विशेषण भी नहीं होता। तो अविकारी शब्द हैं जो अव्यय होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। लिंग, वचन, लिंग, कारक आदि की वजह से जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता अथवा उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें है जो वचन, लिंग, कारक आदि की वजह से उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें है जो अव्यय कहते हैं। अव्ययों का रूप समान होता है, ये अपरिवर्तित रहते हैं, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को है जो अविकारी शब्द कहते हैं और ये जैसे ये होते हैं अभी है, और है, भी है, जब है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है, 33 होते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन। क्वेश्चन है जो इसमें 16 से 20 तक है, जो कि काव्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखना है। ये काव्यांश है जो पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन है ढूंढ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पढ़ लेंगे। कुछ भी बन बस कायर बन बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खूब पसीना। तो ये पढ़ लेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो कवि है जो रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है। जो रुकावटें हैं उनको ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है कवि। इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। तो ये काव्यांश में कायर वर्ड आया था, तो कायर का अर्थ पूछा तो यहाँ पे हो जाएगा समझौतावादी। कायर का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा? समझौतावादी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 18, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। ये जो लाइन है इसमें पूछा है कि कवि ने ये लाइन क्यों कही है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन था कि कवि ने ये क्यों कहा है कि कायर मत बन, तो इसका आंसर हो जाएगा कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। तो उसका ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहन है जो किस शब्द का पर्यायवाची वो देखना है। तो पाहन का पर्यायवाची पत्थर होता है। मेहमान का होता है अतिथि होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो कवि के अनुसार समझौतावादी जो जीवन होता है वो व्यर्थ है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसमें देखना है कौन सा समास में पहला पद है जो संख्यावाची होता है। तो अव्ययी भाव में तो नहीं होता है, द्वंद्व समास में और शब्द लगता है या फिर ऐसे ये वाला योजक चिन्ह लगता है। तो द्विगु समास होता है, उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चतुर्भुज हो गया, त्रिभुवन हो गया, पंचवटी हो गया, ये सब होते हैं द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि ये राजा का पुत्र, इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र।
और ये जो कारक लगा हुआ है ये तत्पुरुष समास का है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो एक अलग हो उसको चिन्हित करना है। समस्या, कठिनाई और जटिलता ये सभी एक जैसे हैं। खेद है जो बेमेल शब्द है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी जो बेमेल शब्द है उसको चुनना है। तो पहले देखेंगे, ए है घर, बी प्रियजन है, सी परिवार है, डी बच्चे हैं। तो परिवार, प्रियजन, बच्चे ये एक दूसरे से संबंधित है, घर है जो बेमेल है। तो ए ऑप्शन इसका है जो वो बेमेल हो जाता है, क्योंकि घर में ही प्रियजन, बच्चे और परिवार रहते हैं। तो घर है जो बेमेल हो गया, परिवार, प्रियजन, बच्चे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। इसके उदाहरण होते हैं यथाशक्ति, ये प्रतिदिन, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। कुछ प्रश्न निर्देश है, प्रश्न संख्या 26 से 29। निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। इनमें देखना है कि भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो कवि जो निर्गुण भक्ति काव्य के हैं उनका नाम देखना है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख हैं वो हैं कबीरदास जी हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ये निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीर थे। वह भक्ति आंदोलन के प्रभावशाली संत थे तथा निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वह जाति प्रथा आडंबरों के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो वो कौन सी भाषा थी जिससे राजभाषा स्वीकार किया। तो वो हिंदी भाषा थी। और इसे कब स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था भारतीय संविधान में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो कामायनी एक महाकाव्य है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। और सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी। प्रेमचंद की है गबन गोदान। और कबीर की है साखी शबद रामायणी। तो याद रखेंगे कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो है जो आदिकाल की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा आदिकाल। और किसकी रचना है, तो ये चंद्र बरदाई की कृति है। ये चंद्र बरदाई। तो ये चंद्र बरदाई इनकी कृति है पृथ्वीराज रासो। और ये काल है आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में है जो मानवीकरण अलंकार है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई तुलना नहीं की गई इसीलिए उपमा भी नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है, मानवीकरण। तो इसमें बताया गया है कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। दी गई पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। जहाँ मानवीय अलंकार होता है, जैसे कोई प्रकृति या मतलब निर्जीव वस्तु है उस पर मानवीय चेष्टाओं के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियाँ मुस्काई, तो फूल हंसते नहीं है ना कलियाँ मुस्कुराती हैं, फिर भी कहा गया, इसीलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ये छा का क्रम है जो किस वर्ण के बाद आता है। इसके ऑप्शन देखेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा का। तो हिंदी कोश में छा का क्रम है जो का के बाद आता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो ये लोकोक्ति दी गई है खग जाने खग की भाषा और इसका अर्थ बताना है। तो खग जाने खग की भाषा मतलब समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। पक्षियों की तरह बोलना ये गलत है, पक्षियों की भाषा ना जानना ये भी गलत है, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन है, बीच के अंशों को 4 भागों में बांटा गया है, या रा ला वा इनकी संख्या दी गई हुई, इन 4 भागों को उचित क्रम में लगाना है। ये पहला वाला और 6 नंबर वाला है जो ऐसे ही रहता है, और 11 लावा वाले हैं उनको इस प्रकार से मिलाना होता है कि एक अच्छा सही सेंटेंस बन जाए, सही वाक्य बन जाए। तो पहला है लिखा हुआ है जिस प्रकार, तो जिस प्रकार देखेंगे दहकना उसी प्रकार, तो ये तो नहीं होगा। जिस प्रकार उसके स्वभाव का, ये भी नहीं हो रहा है। मनुष्य का धैर्य, तो ये हो जाएगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म, तो वाह हो गया, वाह सी में भी है और बी में भी है। फिर जिस प्रकार अग्नि का धर्म, अग्नि है जो दहकना है, अग्नि के बाद दहकना है ना, तो ये हो जाएगा या जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याप्त होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। वाह या लारा, पहले वाह आएगा, फिर या, फिर ला, फिर रा, फिर 6 नंबर, और यहाँ पे 1 वाह या ला रा और 6, उसको मिला के सही वाक्य बन सकेगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल के दुश्मन का मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख होना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, जो अशुद्ध भाग है। यदि त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित करना है। तो ए वाले में धनवान को व्यर्थ, बी में है बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, ये सी में है कोई त्रुटि नहीं, डी में। तो इसका वाक्य बनाएंगे, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, तो ये व्यर्थ भी हो गया, बेकार भी हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो ये है जो बेकार, बी ऑप्शन है जो इसका, ये अशुद्ध भाग है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ये यहाँ पे बेकार में नहीं होगा, ये हो जाएगा धन को व्यर्थ में, बेकार नहीं होगा, सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला देखना है कौन होगा। तो सर्वोत्तम है जो गलत लिखा हुआ है, सर्वोत्तम है, 2 ता बनती हैं इसमें सर्वोत्तम। और सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक। कीर्ति गलत लिखा हुआ है, कीर्ति होता है। सच्चिदानंद है जो सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, वो होता है शब्द के आदि में। शब्द के आदि में मतलब शब्द के शुरुआत में होता है, जैसे कि प्र प्लस हार, प्रहार हो गया, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन हो गया। तो ये जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग, और अंत में लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, मिठास शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो प्रत्यय हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, तो मिठास का होता है मीठा प्लस आस, तो आस हो गया इसका प्रत्यय। और प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सत्याग्रह। और सत्याग्रह है जो दीर्घ संधि है, क्या है, दीर्घ संधि। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सत्य प्लस आग्रह। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो ए ऑप्शन इसका संधि सही हो जाता है। और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।